गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पूर्णांतरिक परावर्तन के अनुप्रयोगों की बात करेंगे। पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ परिघटनाओं की बात करेंगे। 4 परिघटनाओं की हम बात करने वाले हैं। पहला है हीरे की अत्यधिक चमक का कारण, दूसरा है मरीचिका मिराज, तीसरा है प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर और चौथा है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। तो देखिए इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हीरा अत्यधिक चमकीला क्यों दिखलाई पड़ता है। तो हीरे की अत्यधिक चमक का जो कारण है वो उसके भीतर होने वाले बारंबार पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होते हैं इसको हम देखते हैं, लेकिन हीरे के भीतर पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने से पहले मैं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं हम इसका कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। वैसे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसकी बात की है डिटेल में, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया फिर से मैं यहाँ दे देता हूँ ताकि आपके माइंड में पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ जाए। क्योंकि ये जो चारों अनुप्रयोग हम देखने वाले हैं, इन चारों अनुप्रयोगों में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में से संचित होते हुए सघन विरल अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण से ज़्यादा आपतन कोण पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण दूसरी ओर अपवर्तित नहीं हो पाती, विरल माध्यम में अपवर्तित होकर नहीं जा पाती है, वो वापस उसी माध्यम में, इट मीन्स सघन माध्यम में पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। तो वापस उसी माध्यम में आ गई है। सघन से होते हुए विरल की ओर जाना चाह रही थी, लेकिन वापस सघन में ही लौट आई, वापस उसी में लौट आई जिसमें से संचित होते हुए आ रही है। सघन में से संचित होते हुए आ रही है और सघन में ही वापस लौट आई परावर्तित होकर। इसीलिए बोला आंतरिक। और पूर्णतः वर्ड क्यों आया है? क्योंकि जितनी तीव्रता है आपतित प्रकाश किरण की उतनी ही तीव्रता होती है परावर्तित प्रकाश किरण की। क्यों? क्योंकि इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना में न तो यहाँ पर आपतित प्रकाश का अवशोषण होता है और न ही इसका पारगमन होता है। इट मीन्स सघन विरल अंतरापृष्ठ से इसका अपवर्तन भी नहीं होता इस ओर विरल माध्यम की ओर, और यहाँ पर इस अंतरापृष्ठ पर इसका अवशोषण भी नहीं होता। इसलिए जितनी तीव्रता के साथ प्रकाश आकर यहाँ आपतित होता है उतनी तीव्रता के साथ परावर्तित हो जाता है। इसलिए पूर्णतः वर्ड आया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसकी 2 कंडीशंस मैंने बताई, अभी डेफिनेशन जो बताई उसमें 2 शर्तें निकल कर आई हमारे सामने। पहली शर्त ये है कि अंतरापृष्ठ कौन सा होना चाहिए? अंतरापृष्ठ होना चाहिए सघन विरल अंतरापृष्ठ। इट मीन्स आपतित प्रकाश किरण सघन माध्यम में से संचित होते हुए सघन विरल अंतरापृष्ठ पर आपतित होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये, और ऐसा होने पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के साथ और फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि इस सघन विरल अंतरापृष्ठ पर इस आपतित किरण के लिए आपतन कोण का जो मान है वो इस सघन विरल अंतरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का जो मान होता है, जो कि अलग अलग सघन विरल अंतरापृष्ठों के लिए अलग अलग होता है। तो सघन विरल अंतरापृष्ठ पर क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा कोण पर आपतित होती हो अगर आपतित किरण सघन माध्यम में, कौन से माध्यम में? सघन माध्यम में आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान उस सघन विरल अंतरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का जो मान है उससे ज़्यादा हो अगर, तो उस केस में आपतित प्रकाश किरण पूर्णतः आंतरिक परावर्तित हो जाती है। उसका यहाँ अवशोषण भी नहीं होता और उसका यहाँ पारगमन भी नहीं होता, वो विरल माध्यम की ओर अपवर्तित होकर भी नहीं जाती। क्लियर है बात? पूरी की पूरी वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम में से संचित होते वो यहाँ आकर टकराई है। क्लियर बात? तो ये जो परिघटना है इसी को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर कोई पॉलिश नहीं है, पारदर्शी लेपन नहीं है, इधर ये पारदर्शी है, ये अंतरापृष्ठ जो है वो पारदर्शी है। तो ये जो प्रकाश किरण है वो पार होकर इस ओर भी जानी चाहिए थी, लेकिन पार होकर इस ओर नहीं जा पाएगी। कब नहीं जा पाएगी? जब आपतन कोण का मान, यहाँ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होगा तब। क्लियर है बात? अपवर्तन भी नहीं हुआ, अवशोषण भी नहीं हुआ, केवल क्या हुआ? परावर्तन हुआ। किस में परावर्तन हुआ? वापस उसी माध्यम में जिस माध्यम से होते हुए आई थी। इसीलिए वर्ड आया आंतरिक। और पूर्णतः का मैंने बता दिया, मतलब जितनी आई है उतनी की उतनी ही वापस लौट गई। इट मीन्स जितनी तीव्रता के साथ आई है उसी तीव्रता के साथ वापस उसी माध्यम में रिटर्न हो गई। तो ये परिघटना जो है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
अब किसी सघन विरल अंतराप्रस्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, इसकी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की है। इसके लिए डेरिवेशन भी देखा है, फॉर्मूला हमने बताया था IC = sin इनवर्स 1/n। लेकिन ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब विरल माध्यम जो है वो निर्वात या वायु हो, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए ही हम 1 बता के चलते हैं अपवर्तनांक। विरल माध्यम हो निर्वात या वायु और सघन माध्यम का अपवर्तनांक हो n। देखिए ये सघन माध्यम जो है इसका अपवर्तनांक n हो, और इधर विरल माध्यम के रूप में हमने वायु या निर्वात लिया है। वायु या निर्वात के लिए अपवर्तनांक का मान 1 होता है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है 1/n वाला। क्लियर बात, 1/n। अब इस फॉर्मूले से हमें दिख रहा है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होने पर क्रांतिक कोण का मान कम होगा। यहाँ विरल माध्यम के तौर पर मैंने बता दिया है, हम निर्वात या वायु लेके चल रहे हैं, तब की मैं बात करके चल रहा हूँ। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, सघन विरल अंतराप्रस्थ पर क्रांतिक कोण का मान उतना ही कम होगा। तो अभी हीरे की अत्यधिक चमक वाले टॉपिक में हम बता के चलेंगे कि हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अन्य पदार्थों की तुलना में हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान बहुत ज़्यादा है। ये अन्य पदार्थों के लिए तो इससे भी काफ़ी कम होता है। तो हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान काफ़ी ज़्यादा होता है, और अपवर्तनांक का मान काफ़ी ज़्यादा होने से हीरे वायु अंतराप्रस्थ पर क्रांतिक कोण का मान काफ़ी कम होता है। देखिए हमने बताया है क्रांतिक कोण का मान हीरे वायु अंतराप्रस्थ के लिए 24.4 डिग्री के अप्रोक्स, 24.4 डिग्री के अप्रोक्स, जो कि काफ़ी कम मान है। नॉर्मल ग्लास के लिए, सामान्य कांच के लिए हम क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री के लगभग बता के चलते हैं। तो देखिए सामान्य कांच की तुलना में हीरे के लिए अपवर्तनांक का मान काफ़ी कम ही है। नॉर्मल ग्लास के लिए हम 42 डिग्री के आसपास बता के चलते हैं, ये तो 24 डिग्री के आसपास ही है। क्लियर बात। तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होने के कारण हीरे वायु अंतराप्रस्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान काफ़ी कम होता है, और क्रांतिक कोण का मान काफ़ी कम होने से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त इजीली पूरी हो जाती है हीरे के लिए। कैसे पूरी हो जाती है? हीरे के अंदर जो प्रकाश किरण, देखिए मान लीजिए ये कोई हीरा है, इस हीरे के अंदर ये कोई प्रकाश किरण यहाँ आकर आपतित हुई इसके इस फलक पर। अब इस फलक पर मैंने ये आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब खींचा है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये विरल से सघन में, वायु विरल माध्यम, अंदर हीरा जो है वो सघन माध्यम। तो विरल से सघन में जब प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो देखिए मूल दिशा इसकी ये थी, अगर ये सीधी जाती तो इस ओर जाती, लेकिन मूल दिशा से थोड़ा अभिलंब की ओर, इसकी ओर विचलित होकर अंदर प्रवेश किया है इसने, और अंदर फिर सीधी चलेगी यहाँ पर इस अंतराप्रस्थ पर, इस फलक पर आकर फिर से आपतित होगी। ये अंतराप्रस्थ कौन सा है? इसके इस ओर है हीरा और इस ओर है वायु। तो ये हीरा सघन माध्यम और वायु विरल माध्यम, तो ये सघन विरल अंतराप्रस्थ हो गया है। कौन सा अंतराप्रस्थ हो गया? ये सघन विरल अंतराप्रस्थ, जो कि हम अभी बता के चल लेते हैं। यहाँ देखिए ये इधर सघन, ये इधर विरल, तो ये सघन इधर और ये इधर विरल। ये आपतित प्रकाश किरण, ये आपतन बिंदु और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब इस अंतराप्रस्थ के लिए। क्लियर बात। तो ये वाला कोण आपतन कोण हो गया, ये और आपतन कोण हो गया, और इस आपतन कोण का मान हीरे वायु अंतराप्रस्थ के लिए जो क्रांतिक कोण अभी हमने बताया 24.4 डिग्री, उससे बड़ा हो गया अगर, और जनरली वो बड़ा हो ही जाता है, ज़्यादातर फलकों पर। इसके जो ज़्यादातर फलक है उन पर आपतित प्रकाश किरणों के लिए, ये जो अंदर से प्रकाश किरणें संचित होते हुए इन फलकों पर आपतित होगी, तो ज़्यादातर फलकों के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है हीरे में। क्यों? क्योंकि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान काफ़ी कम है। क्रांतिक कोण का मान काफ़ी कम होने से क्रांतिक कोण कम रहता है आपतन कोण के मान से इन लगभग सभी फलकों पर। हाँ, लेकिन इसमें कुछ फलक ऐसे भी होते हैं जिन पर आपतन कोण का मान कम हो जाता है क्रांतिक कोण के मान से। तो अभी हम फिलहाल आपतन कोण ज़्यादा है क्रांतिक कोण के मान से, तब की बात करते हैं, तभी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने बताया था कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो और अंतराप्रस्थ कौन सा हो? सघन विरल अंतराप्रस्थ हो, तो प्रकाश किरण जिस माध्यम से होते हुए आई है, सघन से होते हुए आई है, तो वापस सघन में रिटर्न हो जाएगी, लौट जाएगी। तो देखिए यहाँ ऐसा ही हुआ है, यह आपतित किरण,
ये सघन विरल अंतराप्रस्थ, इस पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो गया तो यहाँ से वापस वो सघन माध्यम है, इट मीन्स हीरे के अंदर ही वापस परावर्तित होगी, पूर्णतः परावर्तित होगी, बाहर की ओर वो निकल नहीं पाई, हालांकि ये अंतराप्रस्थ जो है वो पारदर्शी अंतराप्रस्थ है। कैसा है? पारदर्शी। लेकिन पारदर्शी होने के बावजूद भी इस प्रकाश किरण का बाहर की ओर पारगमन नहीं हुआ और न ही अवशोषण हुआ, वो वापस पूर्णतः आंतरिक परावर्तित होगी। फिर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित प्रकाश किरण जो है वो इस वाले फलक पर, इस वाले अंतराप्रस्थ पर आकर यहाँ आपतित हुई। अब यहाँ हम अभिलंब बता सकते हैं इसके लिए, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब व आपतित किरण के मध्य का कोण, ये आपतन कोण हो गया। और इस आपतन कोण का मान यहाँ फिर से क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री से ज़्यादा हो जाए अगर, और जनरली ज़्यादा हो जाता है। मैंने बताया कि हीरे की जो कटाई है, हीरे की जो तराशी है, वो इस तरीके से करता है कोई कुशल कारीगर कि उसके अधिकांश फलकों पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है। ये हीरे की कटाई पर डिपेंड करता है, हीरे की तराशी पर डिपेंड करता है। तो हीरे को इस तरीके से तराशा जाता है, हीरे की कटाई कुछ इस तरीके से की जाती है कि उसके अधिकांश फलकों पर आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान हीरे वायु अंतराप्रस्थ पर जो क्रांतिक कोण का मान है 24.4 डिग्री उससे अधिक हो जाता है, तो फिर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ से भी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगी, इट मीन्स ये प्रकाश किरण यहाँ हीरे से बाहर पारगमित नहीं हो पाएगी, नहीं इसका यहाँ अवशोषण होगा, यहाँ अवशोषण भी नहीं होगा, यहाँ से पारगमन भी नहीं होगा। तो जितनी तीव्रता के साथ यहाँ आकर टकराई उतनी ही तीव्रता के साथ ये परावर्तित होगी वापस हीरे के अंदर। क्लियर बात है? तो यहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब देखिए यहाँ पर आकर टकराई, फिर ये आपतन बिंदु हो गया। इस आपतन बिंदु पर आप फिर से विलंब खींच के देख सकते हैं, ये आपतन कोण हो गया। आपतन कोण का मान अगर इस फलक पर भी क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाए तो इस फलक से भी उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इस फलक से भी वो बाहर की ओर पारगमित नहीं हो पाएगी, बाहर की ओर निकल नहीं पाएगी। हालांकि इसके सारे फलक क्या है? पारदर्शी है, लेकिन फिर भी देखिए प्रकाश किरण ना तो यहाँ से पारगमित हो पाई, न यहाँ पारगमित हो पाई, न यहाँ से पारगमित हो पाई। क्लियर बात? इसका अभिप्राय ये निकला कि एक बार हीरे के अंदर जो प्रकाश किरण प्रवेश कर गई, वो बाहर नहीं निकल पा रही है। देखिए बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जा रहा है और वो अंदर ही अंदर संचरित होती जा रही है, इधर उधर दिशा बदल कर। क्लियर बात? अब यहाँ आकर मान लीजिए इस फलक की कटाई कुछ इस तरीके से की हुई है कि ये प्रकाश किरण जो यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई थी वो यहाँ आकर आपतित हुई, तो इस वाले फलक के लिए आपतित किरण होगी और ये आपतन बिंदु हो गया। यार यहाँ अभिलंब मैंने ये खींच दिया, तो अभिलंब व आपतित किरण के मध्य का कोण ये आपतन कोण हो गया। अगर ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कम हो जाए यहाँ, और कम होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि इस फलक की कटाई किस तरीके से की हुई है, इसको किस तरीके से तराशा गया है। क्लियर बात? तो अगर इस फलक की कटाई कुछ इस तरीके से की गई हो कि इस पर आपतन कोण का मान, यहाँ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कम हो जाए, तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। और ये प्रकाश किरण जो है इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, ये पारगमित हो जाएगी, इट मीन्स इसका अपवर्तन हो जाएगा। अब अपवर्तन कैसे होगा वो हम देख सकते हैं अपवर्तन के नियमों से, अंदर सघन माध्यम, बाहर विरल माध्यम, और ये अभिलंब बता ही दिया है मैंने। तो इसकी आप मूल दिशा ये है, तो मूल दिशा से किस ओर विचलित हो जाएगी? अभिलंब से दूर की ओर, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर की ओर विचलित होते हुए बाहर निकल जाएगी। क्लियर बात? तो हीरे के भीतर प्रकाश किरण, हीरे के भीतर प्रविष्ट हुई कोई प्रकाश किरण सभी फलकों से वापस बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी फलक से बाहर निकल जाएगी, वो कुछ विशेष फलकों से ही बाहर निकल पाती है। प्रवेश तो चारों ओर से कर सकती है, जैसे मान लीजिए मैंने तो एक प्रकाश किरण बताई है, इस ओर से भी प्रकाश किरण प्रवेश कर जाएगी, इस ओर से भी प्रकाश किरण प्रवेश कर जाएगी, इस ओर से भी प्रकाश किरण प्रवेश कर जाएगी, इस ओर से भी कर जाएगी, इस ओर से भी कर जाएगी, सब ओर से ही प्रकाश किरणें प्रवेश कर सकती है अंदर। तो अंदर तो इसके हर ओर से ही प्रकाश किरण प्रवेश कर सकती है, हर फलक से प्रवेश कर सकती है और करती भी है। तो चारों ओर से जो प्रकाश किरणें इसके भीतर प्रवेश करती है वो अंदर ही अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है। क्यों? क्योंकि वो निकल नहीं पाती बाहर, वो बाहर निकल नहीं पाती है। कहाँ से निकलेगी? कुछ विशेष फलकों से ही, कुछ विशेष फलकों से ही बाहर निकलेगी, कुछ ही फलकों से वो बाहर निकल पाती है, जबकि प्रवेश सब फलकों से अंदर कर जाती है। तो अंदर प्रकाश की
बहुत ज़्यादा मात्रा इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रकाश किरणें अंदर इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रवेश तो सब ओर से कर रही है और बाहर निकल कुछ विशेष फलकों से ही पा रही है। कुछ विशेष फलकों से ही बाहर निकलने के कारण वो अंदर इकट्ठी हो जाती है प्रकाश किरणें, और जिन फलकों से वो बाहर निकल रही है वहाँ पर वो एकत्रित होकर निकलती है प्रकाश किरणें बाहर। तो एकत्रित होकर निकलती है तो बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ निकलेगी और बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ दृष्टा की आंखों में पहुँचेगी। तो दृष्टा को हीरा अत्यधिक चमकीला दिखलाई पड़ेगा, अत्यधिक चमकीला दिखाई पड़ेगा। क्लियर है बात। तो हीरे की अत्यधिक चमक का कारण क्या है? हीरे की अत्यधिक चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। और इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों होता है? मैंने बताया, हीरे के लिए अपवर्तन का मान काफ़ी ज़्यादा होने के कारण क्रांति कोण का मान काफ़ी कम होता है। और हीरे की कटाई कुछ इस तरीके से की जाती है कि एक बार उसके अंदर जो प्रकाश किरण प्रवेश कर गई उसका बारंबार क्या होता रहेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। तो इसके भीतर इसके विभिन्न फलकों से प्रवेश जो प्रकाश किरणें करती है उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन चलता रहता है, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पाती है तो अंदर इकट्ठी हो जाती है। और कुछ फलकों से ही वो बाहर निकल पाती है, तो जिन फलकों से वो बाहर निकलेगी वो इकट्ठी होकर बाहर निकलेगी। इकट्ठी होकर क्यों निकलेगी? मान लीजिए एक मकान है, उस मकान के अंदर प्रवेश करने के गेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन बाहर निकलने के गेट कुछ ही हैं, एक ही गेट मान लीजिए। और अंदर प्रवेश करने के गेट 10 हैं, तो 10 गेटों से व्यक्ति अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन निकलने का गेट एक ही है, इसलिए उस निकलने वाले गेट पर काफ़ी भीड़ होगी। तो ऐसा ही यहाँ पर है। विभिन्न फलकों से अंदर जो प्रकाश प्रवेश कर जाता है वो कुछ विशेष ही फलकों से बाहर निकल पाता है। वो कहाँ से निकल पाएगा? जिन फलकों पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से कम हो जाएगा वहीं से निकल पाएगा, वहीं से निकल पाएगा। तो ज़्यादातर फलकों पर ये कंडीशन फुलफिल होती है, इसलिए ज़्यादातर फलकों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ज़्यादातर फलकों से वो बाहर निकल नहीं पाती है प्रकाश किरणें, लेकिन कुछ फलकों पर फिर ये कंडीशन भी फुलफिल होती है, तो उन फलकों से वो बाहर निकल जाता है इकट्ठा होकर। तो चहु ओर से प्रविष्ट प्रकाश किरणें कुछ विशेष फलकों से ही इकट्ठी होकर बाहर निकलकर दृष्टा तक पहुंचती है। इसीलिए हीरा अत्यधिक चमकीला दिखलाई पड़ता है, क्योंकि अत्यधिक प्रकाश किरणें जब दृष्टा के नेत्र में पहुंचेगी तो वो अत्यधिक तीव्रता के साथ चमकता हुआ दिखाई देगा हीरा। क्लियर बात। तो ये हीरे की अत्यधिक चमक का कारण है उसके भीतर होने वाला पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण क्या है मैंने बता दिया। क्रांति कोण कम होने के कारण उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावनाएं अत्यधिक होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावनाएं अत्यधिक होती है। देखिए हमने बताया भी है, हीरे की चमक उसके फलकों की उचित रीति से की गई कटाई पर निर्भर करती है, अर्थात हीरे को तराशने वाले कारीगर की दक्षता पर निर्भर करती है। हीरे को इस तरीके से तराशा जाता है, हीरे की इस तरीके से कटाई की जाती है कि इसके भीतर प्रविष्ट प्रकाश सभी फलकों से बाहर न निकले, कुछ ही फलकों से इकट्ठा होकर निकले। क्लियर बात। क्योंकि अधिकांश फलकों पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और कुछ फलकों पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से कम होता है, और जिन फलकों पर ऐसा होता है केवल प्रकाश किरणें वहीं से निकल पाती है, तो वहाँ से वो इकट्ठा होकर एक साथ बाहर निकलती है। और इकट्ठा होकर एक साथ बाहर निकलेगी तो निकलने वाली प्रकाश किरणों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी, और ये ज़्यादा तीव्रता की प्रकाश किरणें दृष्टा के नेत्र पर पहुँचेगी तो उसको हीरा बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। क्लियर बात। तो मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं।